सुप्रीम कोर्ट जो भी चीजें कहती है वो अटॉर्नी जनरल के थ्रू कहती है। सुप्रीम कोर्ट को अगर सरकार से कुछ कहना होता है तो अटॉर्नी जनरल बीच की कड़ी होती है, अटॉर्नी जनरल से कहा जाता है। आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार से कि भाई जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कानून है और वो मानना बात है। सरकार से उन्होंने कहा कि आप नया कानून बना लीजिए, संसद को कानून बनाने का पूरा हक है, लेकिन संविधान ने परीक्षण की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को ही दी है। तो एक तरह से ये चेक एंड बैलेंस है कि कानून बनाने का काम संसद का है, वो जो चाहे सो कानून बनाए। अभी हाल में आपने देखा एक संवैधानिक बहस हो रही है देश में कि एनजेएसी रिजेक्ट हुआ, संसद में चर्चा तक नहीं हुई। दूसरी चल रही है कि भाई कानून, सुप्रीम कोर्ट का वर्जन यह है कि अगर कानून जो है वो है तो वो मानना ही होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर लगता है संसद को तो नया कानून ले आए, लेकिन कानून की समीक्षा तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी कि वो सही है गलत। संसद किसी भी कानून को लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक है ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी। ये संविधान में यही व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट ही इस चीज को तय करेगा कि कानून सही है या गलत। बनाने का अधिकार विधायिका को है, लेकिन न्यायपालिका को यह तय करने का अधिकार है कि वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। अभी आपने देखा एक उपराष्ट्रपति महोदय का स्टेटमेंट आया कि जो है एनजेएसी को रद्द करना जनादेश का अपमान। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कानून ला सकते हैं नया संसद से। तो जो संवैधानिक पदों पर व्यक्ति बैठे हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो सरकार के मंत्री हो, अब कोर्ट और सरकार के बीच में जो कड़ी का काम करता है वो अटॉर्नी जनरल है। इसीलिए अटॉर्नी जनरल की व्यवस्था रखी गई है। अटॉर्नी जनरल की व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने क्यों की? अटॉर्नी जनरल हर केस में क्या सरकार की तरफ से पेश होते हैं? नहीं, सरकार ने संविधान में केवल अटॉर्नी जनरल की व्यवस्था की गई। उसके बाद दूसरी व्यवस्थाएं की गई एडिशनल अटॉर्नी जनरल बनाने की, यानी अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल कई सारे होते हैं, वो अलग अलग समय पे पक्ष रखते हैं सरकार का अलग अलग कोर्ट्स में। एक तो कोर्ट है नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 2500 कोर्ट चलती हैं, अलग अलग कोर्ट में अलग अलग मैटर लगे होते हैं, लेकिन वह मैटर जिनमें सरकार पार्टी होती है और सरकार को रिप्रेजेंट करना होता है किसी संवैधानिक मैटर पे उनमें, या किसी लीगल मैटर पे उनपे, या किसी पॉलिसी मैटर पे, इंडिविजुअल मैटर पे नहीं, किसी पॉलिसी मैटर पे करना होता है, तो उसमें अटॉर्नी जनरल या एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश होते हैं। इसके अलावा एक और व्यवस्था की गई जिसे सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। सॉलिसिटर जनरल भी पेश होते हैं, उनका भी काम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखना है। अब सवाल है कि कौन कौन सी कोर्ट और कहां कहां, ये हमें जानने की जरूरत है अटॉर्नी जनरल। दूसरी चीज हमें जानने की जरूरत है कि क्या यह व्यवस्था जो केंद्र सरकार के स्तर पर है, राज्य सरकार के स्तर पर भी ऐसी व्यवस्था है क्या? क्या जिला स्तर पर भी इस तरह की व्यवस्था है क्या? हाँ है। राज्य सरकार या प्रदेश स्तर पर एडवोकेट जनरल होते हैं, और एडवोकेट जनरल के साथ साथ एडिशनल एडवोकेट जनरल होते हैं, और जो ये जिला स्तर होता है उस पर सरकार का पक्ष रखने के लिए डीजीसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, और उनकी सहायता के लिए एडीजीसी होते हैं जिन्हें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल कहा जाता है। हर कोर्ट में एक एडीजीसी होते हैं जो सरकार का पक्ष रखते हैं कोर्ट के साथ। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल भी एक नहीं होती, डीजीसी क्रिमिनल अलग होते हैं, डीजीसी सिविल अलग होते हैं, डीजीसी रेवेन्यू अलग होते हैं। और सरकार को जिला स्तर पर आप अगर डीएम है, एसडीएम है, और आपको कोई पक्ष रखना है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपसे कुछ पूछा जाता है, या जितने भी क्रिमिनल केस है उनमें तो डीजीसी क्रिमिनल ही करते हैं, पुलिस का पूरा पक्ष, जिला पुलिस का पूरा पक्ष, जिले के एसपी का, डीएसपी का, एएसपी का, एसओ का, दरोगा का पूरा पक्ष किसी भी क्रिमिनल मैटर में डीजीसी क्रिमिनल रखते हैं। अब आप कहेंगे साहब डीजीसी क्रिमिनल कितनी कोर्टों में जाएंगे? जिले में तो कम से कम 15-20 कोर्ट होती है, सेशन कोर्ट। तो उन सेशन कोर्ट में एडीजीसी होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल। तो वो हर मामले में पक्ष रखते हैं। जैसे पुलिस ने गिरफ्तार करके किसी को जेल भेजा तो कोर्ट उनसे पूछता है,
जब वो अपनी बेल एप्लीकेशन डालता है तो कोर्ट उनसे पूछता है, या तो बेल डालेगा वो, या जमानत डालेगा, या जो भी उसकी प्रक्रिया चल रही होगी वो डालेगा, या उसका डिसीजन हो रहा होगा, तो कोर्ट उनसे पूछता है कि आप जो है ये बताइए कि भैया आपका क्या कहना है। तो उसमें थाने से रिपोर्ट आती है या एडीजीसी से पूछा जाता है, डीजीसी से पूछा जाता है, तो एडीजीसी फिर पुलिस से पूछते हैं या संबंधित विभाग से पूछते हैं कि भाई बताइए इसमें क्या वर्जन है, तो कोर्ट को अवगत कराया जा सकता है। यही काम अगर हाईकोर्ट के स्तर पर होता है तो एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल इस काम, और यही काम अगर यूनियन के लेवल पर होता है, केंद्र सरकार के स्तर पर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, तो यही काम एडिशनल एडवोकेट, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर, उनका काम विधायिका और कार्यपालिका का पक्ष न्यायपालिका के सामने रखना होता है। कानून बना, विधायिका ने बनाया कार्यपालिका की मदद से, सचिवों ने मिलकर कानून बनाया, मंत्रियों ने मिलकर कानून बनाया, पूरा ड्राफ्ट टाइप हुआ, तो अटॉर्नी जनरल ये बताएंगे कोर्ट को साहब ये कानून इसलिए बनाया गया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, संविधान के इन प्रावधानों का उपयोग करते हुए बनाया गया, या साहब फलानी अंतरराष्ट्रीय संधि की थी उस वजह से ये कानून बनाया, या साहब देश में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, साहब ये हो रहा है, इसे रोकने की बहुत जरूरत है, बच्चों का शोषण हो रहा है, इसलिए बाल श्रम को रोकने के लिए हमने कानून बनाया। ये काम कौन करेंगे? अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल। सरकार से कोर्ट उनका पक्ष पूछती है कि भाई सरकार का क्या पक्ष है, तो हु शैल कम्युनिकेट, अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी। और कोर्ट को भी अगर कुछ कहना होगा जिला लेवल पे भी, तो कोर्ट हमारे एडीजीसी और डीजीसी क्रिमिनल को अवगत कराता है कि बता दीजिए कि ये करना है। कोर्ट कभी भी इवन किसी थानेदार तक को कभी फोन नहीं करते, उन्हें जो कुछ कहना होगा कि इसमें वो उनके थ्रू कहेंगे, जो आपका काउंसिल वहां मौजूद है, कि बता दीजिए भाई कल आ जाएं। अभी आपने देखा पटना हाई कोर्ट में केस हुआ, उसमें हाई कोर्ट के जस्टिस लॉर्डशिप ने कहा डीएम साहब को बुलाइए, एसपी साहब को बुलाइए, उनको बुलाइए, उनको बुलाइए। उन्होंने किसी से नहीं कहा, उन्होंने जो सरकारी वकील वहां खड़े थे एडवोकेट जनरल, उनसे कहा, एडिशनल एडवोकेट जनरल से। ये उनका काम है, वो हमें कम्युनिकेट करते हैं। कोर्ट में इस मामले में पक्ष जाना गया, क्योंकि कोर्ट के लिए दोनों पक्ष बराबर है, वो एक आवेदक भी बराबर है और इधर खड़ी सरकार भी बराबर है। तो मेरे ख्याल से कुछ हद तक मैं आपको यह समझाने में सफल रहा कि अटॉर्नी जनरल क्यों और उसका काम क्या है। जी सर। जी सर। यस सर। क्योंकि मुझे लग रहा है जितनी किताबें संविधान की है उनमें ये सब नहीं लिखा हुआ। अब मैं रियल प्रावधान पे आता हूं। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का जज होने की योग्यता रखता है उसे अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेंगे। It shall be the duty of Attorney General to guide advise the government and India upon such legal matter and to perform such other duties. A legal character may be from time to time be referred assigned to him by the President. उनकी लीगल ड्यूटी होगी लीगल मैटर पर एडवाइस करने की, गवर्नमेंट को सलाह देने की, राय देने की, या जो भी मैटर राज्य से राष्ट्रपति उन्हें देंगे, और टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्ड अपॉन हिम अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और जो भी उन्हें इस संविधान के अंतर्गत काम दिया जाएगा या किसी अन्य कानून के तहत दिया जाएगा जो कि उस समय लागू।
In performance of his duty, Attorney General shall have the right of audience in all courts in territory of India. हिंदुस्तानी कोर्ट में कहीं भी पेश हो सकते हैं। इसी का उपयोग करते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश होते हैं उनके बिहाफ, इसी पार्ट 3 का उपयोग करते हुए 76 क्लॉज 3। क्लॉज 4 लिख रहा है अटॉर्नी जनरल शैल होल्डर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट शैल रिसीव रेमुनरेशन, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, वही। ये मोटी मोटी 3-4 चीजें भारत के संविधान में लिखी है अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी शब्द होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है वकील। गांधी जी के फोटो उसमें लिख रहा है गांधी द अटॉर्नी। भारत के सरकार के प्रथम लीगल एडवाइजर कहा जाता है, फर्स्ट लीगल एडवाइजर। अगर ये सवाल आता है तो फर्स्ट लीगल एडवाइजर कौन है? दैट इज अटॉर्नी। चीफ लीगल एडवाइजर भी उन्हीं को कहा जाता है, सबसे बड़ा एडवोकेट भी उन्हीं को कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल की मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं और एडिशनल अटॉर्नी जनरल होते हैं। जनरल जो शब्द है ना, ये मिलिट्री से आया है मूल रूप से, ठीक है ना। गवर्नर जनरल, एडवोकेट जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, महाप्रबंधक। तो ये सारा शब्द वहीं से आया, यानी कि विभाग का मुखिया। जैसे मिलिट्री में जनरल मुखिया होता है ना, ऐसे यहां जब उस विभाग के साथ जनरल शब्द जुड़ जाता है उस पद के साथ, तो वह मुखिया का ही पद जान लीजिए, मोटा मोटा ये समझ लीजिए। और अटॉर्नी जनरल का ना फिक्स होता है बिल्कुल कि वो एक केस में अगर खड़े होंगे तो किसी केस में सरकार से 10,000 लेते हैं, किसी में 20,000 पर केस लेते हैं पैसा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो प्राइवेट पार्टी के वकील होते हैं वो तो 3-3 लाख रुपए लेते हैं, 5-5 लाख रुपए लेते हैं एक हियरिंग का, क्योंकि बहस बड़े कायदे की होती है और बहुत गूढ़ ज्ञान की आवश्यकता होती है। आप लोगों में से जो लोग चाह रहे हो अटॉर्नी बनना, वो बन सकते हैं। अब ये उनकी योग्यता है कि वो तहसील स्तरीय अटॉर्नी होंगे, 151 स्तरीय अटॉर्नी, 151 कराने वाले होंगे, या जिला स्तरीय होंगे, या हाई कोर्ट स्तरीय होंगे, या सुप्रीम कोर्ट के स्तर के। करते लॉ सभी हैं। जैसा बीए करने के बाद आईएएस से लेकर चपरासी तक की भर्ती होती, करते सभी यही है। ऐसे लॉ करने वाले भी, वो जो अटॉर्नी जनरल है वो भी लॉ की डिग्री लिए हुए है, और जो आपके यहाँ गरियावली वाले तहसील में बैठे हुए हैं वो भी लॉ की डिग्री लिए हुए है, दोनों का लॉ की डिग्री। बट कोई 5 लाख फीस लेता है, किसी को 500 रुपए मिलती है। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़ का नाम आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। पंडित नेहरू के समय लगातार यही रहे थे एमसी सीतलवाड़ी। भारत के अच्छे खासे ज्यूरिस्ट थे। एमसी सीतलवाड़ की विशेषता ये थी कि एमसी सीतलवाड़ रेडक्लिफ कमीशन के भी मेंबर थे, जिसने भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री तय करी थी।
एमसीसी तलवाड़ पर मुझे याद आ रहा है, एक बार यूपीएससी में पहले ना पर्सनैलिटी पे पूछे जाते थे, जब हम लोग यूपीएससी का एग्जाम देते थे तो 10 पर्सनैलिटी आती थी, एमआर जयकर, एमसीसी तलवाड़, उन पे 2 लाइन लिखनी होती थी। तब गूगल का जमाना तो था नहीं, किसी किताब में आपको लिखा मिल गया। तो एक बार मैं जब मेज दे रहा था, मुझे याद है एमसीसी तलवाड़ पर पूछा गया था, इसके पहले अटॉर्नी जनरल थे, लेकिन इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वकील थे, इतना मुझे पता है। मनोरमा ईयर बुक आती थी तब, अब भी आती है। मनोरमा ईयर बुक में पीछे पर्सनैलिटी दी होती है बहुत सारी, लड़के उन्हीं को पढ़ते थे, या किताबों में जो उल्लेख मिल जाए। तब भी यूपीएससी के 10 पर्सनैलिटी में से 5 3-4 तो जरूर ऐसी होती थी जो किसी को नहीं मालूम, यदि भी वो अपने फील्ड में बहुत महारत हासिल किए हुए होते। नहीं पता होती थी बहुत सारी चीजें, कहां पता होती। अभी जो सबसे फेमस रहे हैं वो के वेणुगोपाल थे, उससे पहले मुकुल रोहतगी रहे, देश के बड़े प्रतिष्ठित वकील हैं मुकुल रोहतगी। अभी आर वेंकट रमनी है, अभी अक्टूबर में तो अपॉइंट हुए। मेरे ख्याल से वेणुगोपाल की उम्र तो बहुत होगी, 100% 80-85 साल होगी, बल्कि मैंने कहीं सुना था कि उनकी उम्र 90 साल है। 1931 बॉर्न है। इक्यानवे साल के। अभी मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया था, तो प्रेसिडेंट में मैंने बताया था कि कई बार इलेक्शन रिटायर्ड जजेस ने भी लड़ा है। उनमें 2-3 जजेस का नाम तो बहुत फेमस रहा है। एक सुब्बा राव हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट के जज, शायद चीफ जस्टिस भी रहे। तो जब जाकिर हुसैन साहब का इलेक्शन होने जा रहा था 1967 में, तो विपक्ष की पार्टी को के सुब्बा राव का नाम उन्होंने प्रपोज किया इलेक्शन लड़ने के लिए। वो चीफ जस्टिस पहले रह चुके थे, उपराष्ट्र शायद राष्ट्रपति बनने के लिए ही था, और उपराष्ट्रपति थे यही जिन्हें चीफ बाद में राष्ट्रपति बनना था। और राष्ट्रपति वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति थे। तो बड़ी सरगर्मियां थी उनमें। एक बार ये भी आया, कांग्रेस पार्टी के जो संगठन के लोग और राष्ट्रपति के संबंध रहे, तो कभी और सुनाऊंगा। मैंने तुमसे कह दिया था 1-2 महीने बात करूंगा उसको। अटॉर्नी जनरल पे लौटते हैं। तो संविधान में केवल इतनी व्यवस्था है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल जो है अटॉर्नी जनरल के अंडर में ही होते हैं, और सॉलिसिटर जनरल सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल के बाद। और उनकी सहायता के लिए बहुत सारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। और जितने सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ये केंद्र सरकार के बिहाफ पर कोर्ट में पेश होते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का जो पद है वो संवैधानिक नहीं है, विधिक है।
मतलब कानून बना के ये किया गया, संविधान में नहीं लिखा। सॉलिसिटर जनरल का जो कानून है ना, वो बेसिकली लॉ ऑफिसर कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 1972 है, रूल बना के किया गया है। लॉ ऑफिसर कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 1972। और उसके बाद 87 2 बार बने ये नियम, इन्हीं के तहत नियुक्ति की जाती है। लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर रोक है उस पीरियड के लिए, जिस पीरियड के लिए के आप हैं। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेश होने की ये रहती है। इस वक्त जो है सॉलिसिटर जनरल कौन है, कोई बताएगा? बताइए भाई। है तुषार मेहता है, तुषार मेहता। क्या सवाल आया है अटॉर्नी जनरल पे? बताओ भैया। और ये इनकी सर्विस कंडीशन सारी कुछ जो है ना, वो लॉ मिनिस्ट्री गवर्न करती है, कानून मंत्रालय। जिसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मैं एक बार पढ़ा चुका हूं इसे। अटॉर्नी जनरल पे क्या सवाल आया, कुछ पता है? किसी ने नहीं देखा। सर 2019 में आया है अटॉर्नी जनरल पे। क्या आया है? The Attorney General is the chief legal advisor and lawyer of the Government of India. Discuss. अटॉर्नी जनरल क्या है? Is the chief legal advisor and lawyer of the Government of India. मैंने अब तक जितना पिछले 25 मिनट में आपको भाषण दिया है, क्या उससे इसका उत्तर लिख पाया जाएगा या नहीं? जी सर। हैं? लिख दिया जाएगा सर। भाई आपको यही कहना कि सुप्रीम कोर्ट में हर मामले में तो पक्ष यही रखते हैं, चीफ लीगल एडवाइजर भी यही है, कानून बनाने में भी इनकी राय ली जाती है, नियम बनाने में भी इनकी राय ली जाती है, ड्राफ्टिंग में भी इनकी मदद ली जाती है, कोर्ट में पक्ष रखने में भी इन्हीं को रखना होता है। तो कानून का मोटा मोटा मसौदा बनाने में भी इनकी पूरी भूमिका होती है। इनसे पूछा जाता है कि भाई कोई ऐसा प्रावधान तो नहीं है जैसे कल को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे, कोर्ट में स्टैंड न कर पाए, सरकार ने कानून बना दिया, सरकार की फजीयत हो जाएगी। सरकार ने ऐसा कानून बना दिया, तुरंत कानून मंत्री जितने विधि वेदता है उस पर देखेंगे तो भाई ये तो फलाने आर्टिकल का उल्लंघन कर रहा है। संविधान विशेषज्ञ देखेंगे, कानून के विशेषज्ञ देखेंगे, तो बड़ी मेहनत की जाती है कानून के एक एक शब्द को लिखने से पहले। अटॉर्नी जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जितने भी हैं, सबकी राय ली जाती है, सब देखते हैं कि किस तरह से
कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिससे कि सरकार की किरकिरी हो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मीडिया फिर उसे प्रमुखता से छापेगा, सरकार की इमेज पर असर आएगा। मेरे ख्याल से इतना लिखना पर्याप्त रहेगा। जी सर। और प्रैक्टिस लिखने पर आएंगे तो आंसर आपका हो जाएगा विवादित। प्रैक्टिस में तो अटॉर्नी जनरल ने जो राय दी है वो आपको लिखने का आपका काम भी नहीं, और यूपीएससी आपसे पूछती भी नहीं। आपका कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं दिखना चाहिए उसमें। अब जितने भी सॉलिसिटर जनरल होते हैं ना, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये प्राय क्या होता है कि हाई कोर्ट वाइज अपॉइंट हो जाते हैं। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे, राजस्थान हाई कोर्ट में कोई दूसरे रखेंगे, कर्नाटक हाई कोर्ट में कोई तीसरे रखेंगे, आंध्रा में कोई चौथे रखेंगे। ये इस तरह से होता है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी पक्ष रखना होता है। इवन कई बार ट्रिब्यूनल्स तक में जाना पड़ जाता है, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स को भी अच्छी खासी पावर है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारे लीगल मैटर्स में राय देते हैं, है ना। जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं, हाई कोर्ट में कोई मैटर फंसा उसमें राय देते हैं, कोई रिट फंसी उसमें राय देते हैं, कोई रिट की गई उसमें राय देते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। इवन 143 के अंतर्गत जो कार्यवाही होती है उसमें भी जब रेफरेंस मेड किए जाते हैं तो उसमें भी इनका रोल होता है। दे आर बेसिकली देश के विधि अधिकारी, विधिवेत्ता नहीं विधि अधिकारी। विधिवेत्ता होना तो जरूरी है, विधिवेत्ता के बिना विधि अधिकारी बनी नहीं पाओ। जैसे आपको जीएस वेत्ता होना आवश्यक है सेलेक्ट होने से पहले, तीर में तुक्का लग जाए तो अलग बात है। आगे बढ़े। जी सर। चलिए 77 को छोड़ते हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें लिख रहा है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी व्यवस्थापका से संबंधित कार्य होंगे, एग्जीक्यूट करने वाले एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे, वह सब भारत के राष्ट्रपति के नाम से होंगे। इसीलिए सारे पे भारत के राष्ट्रपति के साइन होंगे। अब आप कहोगे साहब बहुत सारों पर तो नहीं होते, तो वो फिर अपनी पावर को डेलीगेट कर देते हैं दूसरे को, डेलीगेटेड पावर कही जाती है। प्रत्यानिधायित, हिंदी में कहते हैं प्रत्यानिधायित कर दिया गया, प्रत्यानिधायित विधान, डेलीगेटेड डेलीगेशन, यानी डेलीगेट कर देते हैं कि भाई मेरे पास बहुत काम है, ये काम जो है ये करेंगे मेरे बिहार। इनके द्वारा अगर दस्तखत हो गया तो मान लिया जाएगा कि उन्हीं के द्वारा, डेलीगेटेड पावर। आगे लिख रहा है order and other instrument made and executed in the name of president shall be authenticated in such a manner may be specified in rules to be made by president, and validity and order instrument is so as authenticated shall not be called in question on the ground it's not an order instrument made। हमारा उनकी वैलिडिटी को कोई चैलेंज नहीं दिया जाएगा। प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड है इन सच ए मैनर, और उस सब के बारे में डिटेल नियम बाद में बनाए जाएंगे, वो बाद में पार्लियामेंट ने बनाए बहुत सारे। President shall make rules for the more convenient transaction of business। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस करने के लिए, बिजनेस का मतलब व्यापार नहीं है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस का मतलब सरकारी काम करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, पार्लियामेंट बना सकती है समय समय, और जिससे कि सारा बिजनेस जो है
गवर्नमेंट का वो बढ़िया से चले, यानी कि काम बढ़िया से हो, सारी मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन। मैंने बताया था कैबिनेट सेक्रेटरीट इस काम को करता है सेक्रेटरीट लेवल पे, और बाकी काम तो बहुत सारे नियम बनी गए, बहुत सारे नियम है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो पवेड जब आप लेंगे तब पढ़ने की जरूरत है, पवेड में भी नहीं पूछे जाते, वो जब आप उस विभाग में चले जाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि साहब ये एक्ट था, इसके अंतर्गत ये रूल बना, रूल के बाद साहब ये मैनुअल है, और ये साहब पिछले आदेश हैं जिनके क्रम में ये काम हो। 4 चीजें होती हैं, एक्ट, रूल, मैनुअल और ऑर्डर्स। ये साहब सन 50 का ऑर्डर है, तभी से हम इस तरह से काम करते हैं। सेवेंटी एट कहता है कि ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो ये है 74, 75, 78 और 366 कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो इंफॉर्मेशन फर्निश करें प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को क्या करेंगे? टू कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। कम्युनिकेट करना है प्रेसिडेंट को जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के निर्णय होंगे प्रशासन से संबंधित, या जो भी नए नए विधान आ रहे हैं उनसे संबंधित, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर यूनियन प्रपोजल एज प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर, और वह सभी जिनके बारे में प्रेसिडेंट इच्छा व्यक्त करे कि मुझे यह जानना है। If the president so requires to submit for the consideration of council of ministers any matter for which decision has been taken minister but had not been considered by the council, कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर ने भी कोई निर्णय कर दिया, प्रेसिडेंट को पूरा हक है उसे जानने का, कॉल करने का, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी कही जाएगी। इस पर कोई सवाल आ सकता है? सर देखा तो नहीं है इस पे, मैंने तो नहीं देखा है क्वेश्चन डायरेक्टली। 1987 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों में बहुत अवसर ऐसे आए जब प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे इस सरकार के इस निर्णय के बारे में जानना है। सरकार की तरफ से लोकसभा में बताया गया, बता दिया गया है, फिर कुछ दिन बाद अखबारों में खबर छपती है कि नहीं बताया गया है। प्रेसिडेंट हाउस से प्रेस रिलीज बनती है कि इस मैटर में नहीं बताया गया। सरकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रेस में भी जाते हैं। देश के राष्ट्रपति थे श्री ज्ञानी जैल सिंह और प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी। इस संविधान के आर्टिकल का तभी बहुत चर्चा में रहा है। यह चर्चा भी बहुत रही कि कौन सा पद पावरफुल है, तभी इसका बहुत उपयोग हुआ है। अदरवाइज एज ए यूजुअल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अवगत कराते हैं किसी भी बड़े निर्णय से पहले, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और भैया राष्ट्रपति तो अवगत होंगे, उन पे दस्तखत के लिए जाता है। आज भी सरकार ने, अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि भाई समय फिक्स नहीं कर सकते प्रेसिडेंट का कि वो कितने दिन में निर्णय करेंगे कि कौन सा जज बनेंगे कौन नहीं बनेंगे या कब तक बनेंगे। आज भी आया है। आप तो आजकल डेली लाइव कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, एक तरह से जो आप पढ़ रहे हैं वो अखबारों में दिख रहा है, भाग नहीं सकते। बात भी सही है, प्रेसिडेंट के लिए समय सीमा निश्चित नहीं है। इससे बेहतर अवसर आपको भारत के संविधान के समझने का कौन सा मिलेगा। और मैं आपको बता ही रहा हूं डेली जब पढ़ाता हूं कि किताब में जो लिखा है प्रैक्टिकल में क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी परसों ही कहा, अटॉर्नी जनरल ने,
समय सीमा नहीं बांध सकते। कल के अखबारों में हेडलाइन